एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, तो ये चैप्टर आज हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि 2020 का सिलेबस चेंज हो गया। आप सबको पता है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में काफ़ी चेंज आया है, तो ये नए पैटर्न के ऊपर वीडियो बनी है। इस वीडियो में मैं आपको जो यूएस हेजेमोनी थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर आपको बता रही हूँ, डिलीट हो चुका है। और यूएस हेजेमोनी के 2 टॉपिक इस चैप्टर में ऐड हो गए हैं, तो दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 वीडियो का लिंक गिवन हैगा, तो जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखोगे तो आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा कि क्या क्या आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर आपको पढ़ना है। यूएस हेजेमोनी चैप्टर कट चुका है, वो नहीं पढ़ना है। उसके 2 टॉपिक यूनिपोलर वर्ल्ड और गल्फ वॉर ऐड हो गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, वो मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक गिवन है, उसे सब बच्चे देखेंगे। ओके, सो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम पढ़ेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी। सेकेंडली, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और तुम्हें नहीं पता है तो आई एम सिमरन एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट कवर कराए हुए हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी किसी की भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन है उस पर। और अगर तुम्हें नोट्स और क्वेश्चन आंसर चाहिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी बच्चों को हमेशा नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको सभी चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ले सकते हो। हैंड रिटन है, PDF फॉर्म में है और टाइप्ड नोट्स है, तीनों नोट्स अवेलेबल है हर एक चैप्टर के। सो यू विल गेट इट फ्रॉम इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है C_Sahani। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो और आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला आपको जैसे ही खोलते हैं हम बाइपोलैरिटी, तो हमें बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गए ना शुरू हो गया हमारा सोवियत यूनियन। ठीक है, देखो सोवियत यूनियन क्या है, व्हाट इज USSR। मैंने कोल्ड वॉर अर्थ चैप्टर में भी बताया था, इसमें दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 15 देश थे। देश को कई बार पॉलिटिकल साइंस में स्टेट भी कहते हैं। 15 देश थे, उनमें से एक था रशिया और उसके साथ में जितनी 15 देश थे जैसे कि अजरबैजान और कौन से इतोनिया, बहुत सारे देश थे। अगर आप नेट पे सर्च करोगे सोवियत यूनियन में कितने देश थे तो 15 थे टोटल। एक रशिया था और एक बाकी एंड लिस्ट गोस टिल 14, बाकी 14 देश मिला के हमारा सोवियत यूनियन बनाते थे। ठीक है, और जब इन्होंने वार्सो पैक्ट साइन करा तो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज भी इनके अंदर ऐड हो जाती है। तो ये पूरा था हमारा सोवियत यूनियन। तो क्या हुआ, जब बर्लिन वॉल टूटती है उसके बाद से ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो 15 देश थे इन्होंने कह दिया कि हमें सोवियत यूनियन को ज्वाइन नहीं करना है, हम अपनी अपनी फ्रीडम ले लेंगे। लेट्स स्टडी बर्लिन क्या है। बर्लिन हमारी जर्मनी की कैपिटल है। तो जर्मनी के अंदर जो बर्लिन था उसके अंदर डिवीजन हो रखा था थ्रू अ वॉल, एक वॉल से डिवाइड हो रखा था। एक वॉल बनी हुई थी शहर के बीच में, आप बुक में फोटो दिखा रखी है वॉल को तोड़ते हुए। एक साइड था हमारा ईस्ट बर्लिन और एक साइड था हमारा वेस्ट बर्लिन। जो ईस्ट बर्लिन था वो सोवियत यूनियन का था, USSR का था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता था। और जो वेस्ट बर्लिन था वो USA का था और वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे चलता था। कब बना था हमारी ये जो बर्लिन वॉल है, कब बिल्ट हुई थी, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 के अंदर ये बिल्ट हुई थी। 150 किलोमीटर ये लॉन्ग है। और ये कब टूटी, अब बात आई ये कब टूटी। ये तब टूटी जब बर्लिन के लोगों को लगा कि हमें कम्युनिज्म का साथ नहीं देना है, हमें सोवियत यूनियन का साथ नहीं देना है, और उन्होंने 9 नवंबर 1989 को टॉपल कर दिया। टॉपल मतलब तोड़ दिया उन्होंने बर्लिन वॉर को, और वहीं से बगावत शुरू हो गई सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो दिस वॉज द हाई पॉइंट जब शुरुआत हो गई थी कम्युनिस्ट रिजाइम के खत्म होने की, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की शुरुआत हो गई थी यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर क्या है, जब 2 सुपर पावर्स होती हैं उसको कहा गया कोल्ड वॉर। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम बाइपोलैरिटी भी कहते हैं। 2 सुपर पावर थी हमारी, एक USA एक USSR। USSR खत्म हो गई तो मतलब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया। अब हमारा स्टार्ट हो गया था यूनिपोलर वर्ल्ड विद ओनली 1 सुपर पावर USA। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वाज सोवियत यूनियन। ऐसा क्या था सोवियत यूनियन के अंदर कि ये एक सुपर पावर था, ये अमेरिका की टक्कर था, और ऐसा क्या हो गया जो ये खत्म हो गया। सो लेट्स स्टडी व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो आई टोल्ड यू दैट सोवियत यूनियन एक
15 देशों का एक टोटल थी, 15 देश, उनको हम क्या कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर कहते हैं। आपको एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में यूएसएसआर की फुल फॉर्म लिखने का आएगा, तो व्हाट यू विल राइट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ये सारे के सारे देश कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी में सब कुछ गवर्नमेंट होल्डिंग का होता है, इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट की, घर भी गवर्नमेंट के, फार्म भी गवर्नमेंट का, सब कुछ गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं होता था। ओके, और ये कब बना था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, क्लास 10th में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद हमारा सोवियत यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। सही बात है भैया, सोवियत यूनियन है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये किसके आइडिया पे बेस्ड था, ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। एंड इट अपोज्ड कैपिटलिज्म, यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप वाला था, जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी, ये उसको अपोज करता था। इट वॉज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन हिस्ट्री टू अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। आज से पहले जब ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था ना सोवियत यूनियन, उससे पहले कोई भी ऐसी स्टेट नहीं थी जहाँ पे पूर्ण कम्युनिज्म हो। कम्युनिज्म मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट का हो, घर है तो गवर्नमेंट का है, फार्म है तो गवर्नमेंट का है, कोई फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट की है। अब क्या आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। हमारे पास अपना घर भी है, हम चाहे तो अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, इंडस्ट्री भी बना सकते हैं, आप अपनी कोई शॉप भी खोल सकते हो। बट सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं हो सकता था, जो भी कुछ होता था गवर्नमेंट का ही होता था। तो इट वॉज प्योर सोशलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, और ये पहले ही ऐसी हमारी फाउंडेशन रखी गई थी। क्या कहा गया कि जो सोशलिस्टिक वर्ल्ड होगा उसमें सब कुछ इक्वालिटी से चलेगा। क्यों इक्वालिटी से चलेगा भैया? जब गवर्नमेंट ही सबको प्रोवाइड कर रही है, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, और सब कुछ वहाँ पे इक्वालिटी से चलेगा। और अब जो सोवियत यूनियन है, अब गवर्नमेंट का नाम आ गया। अब कौन संभालता था सोवियत यूनियन की कमान? सोवियत यूनियन की कौन थी गवर्नमेंट? तो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट थी बेस्ड ऑन द वन पार्टी सिस्टम, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी सोवियत यूनियन को रूल करती थी। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मल्टी पार्टी। इतनी सारी पार्टीज हैं हमारी, बीजेपी, कांग्रेस, रीजनल पार्टी भी हैं, बहुत सारी हमारी पार्टीज हैंगी, ठीक है। बट सोवियत यूनियन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी। कितना बड़ा है हमारा सोवियत यूनियन? 15 देश में ला लो तुम, उन सब पे बस एक ही पार्टी रूल करती थी। इट वॉज अ वन पार्टी सिस्टम एंड द पार्टी वॉज नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड ही नहीं था। अगर कोई चाहे कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहे तो उनको अलाउड ही नहीं था। देयर वाज नो ऑपोजिशन अलाउड। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरा रोल करती थी। और जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जो पूरे की पूरी इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, वो स्टेट कंट्रोल करती थी। इंडिया में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? आधी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के पास है, यानी हमारे यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, पब्लिक स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। बट सोवियत यूनियन के अंदर सब कुछ ही पब्लिक था, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का, तभी उसे सोशलिज्म कहते हैं। एंड सब कुछ गवर्नमेंट का होता था, स्कूल भी, फार्म भी, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो दिस वाज द सोवियत। यहाँ तक आपको पता चल गया कि हमारा सोवियत यूनियन कैसा था। सोवियत यूनियन एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, ये कम्युनिज्म पे चलता था, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, जो 1917 में हुआ था। एंड ये एक 15 स्टेट्स का यूनियन है, जिसको कहते हैं हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज इसमें ज्वाइन हुई थी। अब क्यों हुई थी? दैट यू विल टेल मी। यस, यू आर राइट। जब हमारा अलायंस सिस्टम की शुरुआत हो गई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था? सबने अपने गैंग मेंबर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे ना। हमारा यूएसए ने वेस्ट यूरोप को हड़प लिया था और सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को हड़प लिया था। दोनों ने एक एक अपना अलायंस का नाम रखा था। कौन सा था वो? एक वार्सो पैक्ट और एक था हमारा नेटो। तो लेट्स स्टडी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा, अमेरिका ने गिराया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तभी से हमारी कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और अलायंस सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज साइन कर लेती हैं अलायंस विद द सोवियत यूनियन। और उनके साथ अलायंस साइन करने का मतलब क्या है कि अब वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगी। देयर आइडियोलॉजी विल बी कम्युनिज्म। अब वहाँ पे भी सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा। अलायंस, अगर किसी बच्चे को लास्ट चैप्टर में समझ में नहीं आता अलायंस मतलब क्या, अलायंस मतलब क्या था कि अगर मैं एक देश हूँ, मैंने अगर यूएसए के साथ अलायंस फॉलो करा है तो अब मैं कैपिटलिज्म के ऊपर चलूंगी, प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर। और अगर मैंने यूएसएसआर के साथ अलायंस साइन करा है तो अब मैं
कम्युनिज्म के ऊपर चलूंगी। बस सिंपल सा ये मीनिंग था अलायंस फॉर्मेशन का। तो ईस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने यूएसएसआर का अलायंस ज्वाइन कर लिया था एंड उसके बाद से उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सारी की सारी कंट्रीज़ का चलता था यूएसएसआर के हिसाब से, यानी कि कम्युनिज्म के हिसाब से। और इस ग्रुप को क्या कहा जाता था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड। ये सब हमने कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ लिया था कि यूएसएसआर के साथ वाली कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड। एंड इसको सोशलिस्टिक ब्लॉक भी बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन कि अगर तुम्हें आ जाए कि व्हाट इज सेकेंड वर्ल्ड, तो हम बताएंगे कि जितनी भी कंट्रीज यूएसएसआर के साथ अलायंस में गई थी उनको सेकेंड वर्ल्ड रेफर किया जाता है। और एक और नाम दिया गया था इनके अलायंस को, क्या कहते हैं उसको, वार्सो पैक्ट। अब व्हाट इज वार्सो पैक्ट लिखने को आ गया। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था व्हाट इज वार्सो पैक्ट। तो इट इज अ मिलिट्री अलायंस दैट हेल्ड यूएसएसआर एंड अदर कंट्रीज टुगेदर। एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें उन्होंने साइन करके कह दिया था कि यूएसएसआर और काफ़ी सारी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज इकट्ठी हैं। दिस वॉज द वार्सो पैक्ट। इसके बाद से जब ये वार्सो पैक्ट हुआ, इतने सारे मेंबर्स आ गए, उसके बाद से जो हमारा जो सोवियत यूनियन था वो एक ग्रेटेस्ट पावर बन गया। एक तरफ आ गया था हमारा यूएसए और दूसरी तरफ आ गया था यूएसएसआर। इन दोनों की टक्कर का कोई भी देश नहीं था, दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ही मुकाबले पे खड़ी हो गई थी। एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द बाइपोलैरिटी। ओके, सो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड की, उनके मुकाबले भी सोवियत यूनियन की टक्कर का कोई नहीं था। बस एक ही था, कौन सा था वो, यूएसए। ओके, अब यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन हम पढ़ेंगे कि क्यों सोवियत यूनियन इतना ज़्यादा। अब हमें अमेरिका का तो सबको पता है कि अमेरिका के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी है उनके पास, उनका कल्चर भी हम फॉलो करते हैं। अमेरिका की सारी अच्छाइयाँ मेनली हमें पता है कि वो क्यों यूनिक है। बट सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है और बाकी, हमें उसकी कोई स्पेशलिटी नहीं पता कि भाई उसमें ऐसी क्या बात थी जो उसको सुपर पावर कहते थे। तो लेट्स स्टडी अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। ये आपके ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस यूएसएसआर। तो ये आपका 6 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, इंस्टाग्राम नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। तो जो सोवियत यूनियन था बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, इट वॉज अ सुपर पावर। तो सुपर पावर वाली क्या बातें थी उसके अंदर, लेट्स स्टडी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, नेटवर्क रिमोट एरियाज़ में भी था, यानी कि उस समय में रेडियो ज़्यादा चलता था, टीवी चलता था, तो वो रिमोट एरियाज़ में भी इनके पास सब कुछ था। सेकेंड चीज़ क्या हो गई, वास्ट एनर्जी रिसोर्स, नेचुरल गैस, ऑयल्स, मिनरल्स, ये इनके पास भरपूर मात्रा में थे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप था, रिमोट एरियाज़ में भी सड़कें बनी हुई थी, वहाँ पर एक्सेस था। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ गाँव तक में सड़क नहीं होती है, बट उस ज़माने में रिमोट एरियाज़ तक में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था। डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम पिंस टू कार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में ज़रूर लिखना है इसको, यू विल गेन मार्क्स। कि इनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, आगे हम शौक तरीमे पे पढ़ेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ की बाद में क्या हालत हुई थी। तो ये इंडस्ट्रीज फ्रॉम सेफ्टी पिन टू लेकर कार सब कुछ प्रोड्यूस करती थी। सोवियत यूनियन को कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता था, सब कुछ, ब्रश हो गया, गाड़ी हो गई, मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, सब कुछ ये लोग खुद ही बनाते थे। और हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम बहुत ज़्यादा होती थी। बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन भी इनकी बेसिक नेसेसिटी में इंक्लूडेड थी, वो गवर्नमेंट का जिम्मा था उसको प्रोवाइड कराना। जैसे कि सरकार जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो जो कोई भी सोवियत यूनियन में रह रहा है, व्हाट इज सोवियत यूनियन, 15 देश जो है, ये हमारे 15 देश का जो यूनियन है सोवियत यूनियन, उसमें हर एक इंसान को बेसिक नेसेसिटी मिलेगी और एजुकेशन भी मिलेगा। और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम थी जिसमें सब्सिडीज मिलती थी अलग अलग टाइप की। सो पीपल वर हैविंग ऑल द बेसिक नीड्स इन द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है बहुत अच्छा है हमारा सोवियत यूनियन, फिर ऐसा क्या हुआ जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तो सोवियत यूनियन की कुछ कमियां भी थी। लेट्स स्टडी द रियलिटी कि जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव था। ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई चेंज ले आना पाए तो कोई तरीका ही नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने थे। अथॉरिटेरियन था, अथॉरिटी दिखाने वाले, जैसे तानाशाह आप एक तरीके से कह सकते हो। हिटलर के ज़माने में कोई मुंह खोल सकता था? नहीं। तो सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट लाइक हिटलर, वो डिक्टेटर नहीं थे बट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन थे। एक आपकी बुक में पैराग्राफ दे रखा है, उसमें एक
लॉर्ड जाते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई लीडर जाता है फार्मर के पास, वो कहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट माउंटेन्स ऑफ पोटैटो, मतलब कि भगवान की कृपा से अब की बार आलू के माउंटेन्स रख गए हैं। तो वो क्या बोलता है, जो लीडर होता है वो कहता है देयर इज नो गॉड, मतलब कि वो दिखाना चाहता है कि गॉड तो है ही नहीं, हम जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं हम ही सब कुछ हैं। तो उसमें फार्मर का रिप्लाई बताया गया है देयर इज नो माउंटेन ऑफ पोटैटोज ऑल्सो, तो वो उसको एक ताना टाइप मार देते हैं, अगर गॉड नहीं है तो पोटैटो के भी कोई माउंटेन नहीं होते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ क्यों दे रखा है, ये पैराग्राफ दे रखा है लॉर्ड्स की, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर्स थी उनकी बदतमीजी दिखाने के लिए कि वो कितने अथॉरिटेटिव थे। ठीक है, तो लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन्स, नो डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे जरूरी बात मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, एक कमरे में तुम्हें हर एक लग्जरी के साथ बंद कर दे पर कहे बाहर मत निकलना, चुप रहना, तो कैन यू लिव? नो, जब तक डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था लोग नहीं रह सकते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसी हरकत करी जिससे सब बहुत ही ज़्यादा, जो 15 रिपब्लिक्स थी वो परेशान हो जाती है। क्या होता है कि 15 रिपब्लिक्स जो होती हैं वो अर्ज करती है कम्युनिस्ट पार्टी से, कुछ राइट्स मांगती हैं, कुछ कल्चरल राइट्स मांगती है। कल्चरल राइट्स यानी कि आप देखते हो इंडिया के अंदर इतनी सारी डिफरेंट कल्चर्स है, पंजाब का कल्चर अलग है, हिमाचल प्रदेश का अलग है, यूपी का अलग है, गुजरात का अलग है, सबके अपने कल्चर है, अपने फेस्टिवल से अपनी नीड्स है, अपना खाना है। तो उन्होंने कुछ कल्चरल नीड्स मांगी और कुछ डिमांड करी कि हमें ये सब राइट्स दे दो, हमें ये करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर दिया। तब हमारी जो कंट्रीज थी उन्हें गुस्सा आया और उनको फ्रीडम की मांग उनके दिल में उठी। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई कि ओके, तो ऑन पेपर तो ये सब 15 रिपब्लिक्स का जो यूनियन था वो इक्वल थे। कौन सी थी? एक दो कंट्रीज का नाम बता दी, जैसे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सोवियत यूनियन में आते थे। ऑन पेपर्स ये सब सेम थे, इक्वल पावर के थे, बट रियलिटी में रशिया वॉज डोमिनेंट। हर एक रिपब्लिक के अंदर से हमारा रशिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था और रशिया ही सब पे दादागिरी अपनी दिखाता था। और जब डिसइंटीग्रेट रशिया हो जाता है, यानी सोवियत यूनियन हो जाता है, तो रशिया को ही सारी राइट्स मिल जाते हैं ऑफ द सोवियत यूनियन। अब देखो, जो रशिया था, यानी कि सॉरी, ये जो सोवियत यूनियन है, ये अगर हम यूएसए से कंपैरिजन इसका करें, वेस्ट से कंपैरिजन करें, तो ये उनसे हार्ड पावर जो जैसे कहते हैं मिलिट्री और आर्म्स रेस में बिल्कुल उसकी टक्कर की था। अगर बात करें हम गोली बारूद की, एटम बॉम्ब्स की, तो यूएसएसआर और यूएसए बिल्कुल टक्कर पे थे, दोनों एक दूसरे को हरा नहीं सकते थे। बट एक एरिया था जहां पे यूएसएसआर से कमजोर था हमारा यूएसए, अमेरिका से कमजोर था हमारा सोवियत यूनियन। वो कौन सी चीज थी? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वेस्ट के मुकाबले, यानी अमेरिका के मुकाबले यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी बेकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। हम देखा है अभी अमेरिका के जो स्काई स्क्रेपर्स हैंगे वो कैसे हैं। उस जमाने में स्काई स्क्रेपर सबसे पहले वहीं बने थे, तो वो काफ़ी एडवांस थे, और जो सोवियत यूनियन था वो बेसिक नेसेसिटीज़ में ही पड़ा हुआ था। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो डिसइंटीग्रेशन का रीज़न कह सकते हैं हम, और जो लैग बिहाइंड करता था अमेरिका से यूएसएसआर, वो क्या था? एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। अमेरिका के अंदर इतना भयंकर वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच गिवन है लोगों को, वो प्रेस और मीडिया किसी को भी, प्रेसिडेंट को भी कुछ बोल दे, कोई कुछ कह नहीं सकता है। और यहाँ हमारा सोवियत यूनियन, रशिया और बाकी सब कंट्रीज के अंदर जो सोवियत यूनियन में थी, इनका लोग कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो दिस वॉज द मेन। क्या क्या रीजंस हो गए, किस चीज़ों में लैग बिहाइंड करता था? अगर 2 मार्क्स में आए तो टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर नॉट फुलफिल्ड इन द सोवियत यूनियन। और अब धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन की अच्छाइयाँ थी अब वो और बेकार होने लगी। क्या हुआ? जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला करा 1979 के अंदर। 1 मार्क क्वेश्चन याद रखना है। तो जब ये लोग वॉर पे गए, जब आपको पता है वॉर करता है तो देश में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये वॉर पे गए तो जो सिस्टम था वो वीक हो गया। जो इतनी बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री चल रही थी उनके आधे लेबर वॉर पे चले गए और इनकी इंडस्ट्रीज कुछ बंद होने लग गई, इकोनॉमी धीरे होने लग गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और जो टेक्नोलॉजी थी वो तो इनकी बेकार थी ही। ऐसा समय भी आ गया कि इन्हें फूड इंपोर्ट तक करवाना पड़ा बाहर के देशों से। यानी कि पहले तो इनके पास सब कुछ था, कलेक्टिव फार्म भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ कुछ सेल्फ सफिशिएंट था सोवियत यूनियन, तभी वो सुपर पावर था। अब ऐसा समय आ गया कि बेचारे को फूड इंपोर्ट कराने पड़ रहा था, और इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर। 1970s में पहले इकोनॉमी फ्लैटर हुई, यानी कि डगमगाने लगी, और 1970s के एंड में जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई, यानी कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई और इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। हु वाज मिशेल गोर्बाचोव? गोर्बाचोव का फुल नाम क्या है? मिशेल गोर्बाचोव। एंड ये थे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का मतलब है कि ये सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे। कब थे?
1985 के अंदर। तो ही वॉज द वन जिन्होंने सोचा कि हम एक रिफॉर्म लेकर आए। रिफॉर्म में जितना हाईलाइट करके लिखा है, इन्होंने सोचा कि रिफॉर्म लेकर आए, जिससे रिफॉर्म से क्या, ये अंदर से ये चाहते थे यूएसएसआर के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। इनको अच्छा नहीं लगता था कि वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं था, स्पीच का कोई राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे। तो ही वांटेड टू रिफॉर्म द सिस्टम, और इनको कोल्ड वॉर भी खत्म करना था। देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, हर समय वॉर का डर, आर्म्स वेपन्स, तो डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। ही वॉज द वन, उनकी दो एस्पिरेशंस थी। एक कि ये चाहते थे कि जितने भी लोग थे ना, देखो सोवियत यूनियन के, उनको पता नहीं होता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उनको जो नॉर्मल लोग होते थे उन्हें नहीं पता होता था कि यूएसए कितना एडवांस था इन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री में नहीं, इन टेक्नोलॉजी। तो गोर्बाचोव चाहते थे कि पता चले उनकी जनता को भी कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो यूएसए है और जो बाकी यूएसए के साथ वाली कंट्रीज है, वो बहुत एडवांस हो गई हैं टेक्नोलॉजिकली। सेकेंड चीज़ वो चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करे। एंड लास्ट चीज़ वो चाहते थे नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट। ये जो टसल चल रही थी, ये जो वॉर चल रही थी विद द यूएसए एंड यूएसएसआर, ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। कौन? हमारे मिशेल गोर्बाचोव। ठीक है, तो ये सब जो इनकी सोच थी, तो उसका क्या नतीजा निकला इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि अगर ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो ऐसा कुछ भी हो जाएगा। ये कहीं से कहीं तक ये नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर जो ये 15 स्टेट का एक यूनियन है, ये काफ़ी सारी स्टेट्स मिलके जो ये यूएसएसआर बना दी थी, ही नेवर वांटेड कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये बस चाहते थे कि यूएसएसआर में भी सबकी तरह डेमोक्रेसी आ जाए और अपने राइट्स मिलने लग जाए। बट जो ये चाहते हैं उससे बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज, यानी जिन्होंने वार्सो पैक्ट साइन करके यूएसएसआर के साथ आई थी, वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगती हैं अगेंस्ट यूएसएसआर और उनकी खुद की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तो बिल्कुल पास में होते हैं ना वेस्ट यूरोप की कंट्रीज के साथ, तो उन्हें दिख रहा था कि उनसे अच्छी कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि हमने बर्लिन वॉर का टूटना देखा। बर्लिन क्या था? जर्मनी का है। आधा बर्लिन सोवियत यूनियन का था, आधा बर्लिन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड यूएसए का था। तो उन्होंने देखा कि वो लोग हमारे से ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा अगेंस्ट द यूएसएसआर। ठीक है, और धीरे धीरे यही सिचुएशन थी जिनकी वजह से हमारा डिसइंटीग्रेशन हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ जो जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो था इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ यूएसएसआर। अभी एंड जो मैंने लास्ट टॉपिक कर था उसमें बताया कि 1970s में ही जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी वो ख़त्म होने लगी थी और जो बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को मिल रही थी अब वो भी मिलनी कम हो गई थी। तो उनका रहना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था लोगों का सोवियत यूनियन के अंदर। तो गोर्बाचोव हमारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, रिफॉर्म पॉलिसी लेकर आए वो, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिक और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गोर्बाचोव ने करी, क्या करी? उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ मैंने हाईलाइट करा हुआ है, गोर्बाचोव जब ये सब कुछ हो रहा था, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, प्रोटेस्ट हुए, तो उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया। अब जैसे ही रिफॉर्म्स आए तो जो जनता थी वो बहुत खुश थी। क्यों? उन्हें तो फ्रीडम मिल गया, उन्हें डेमोक्रेसी मिल गई, वो बहुत खुश थी। बट कुछ लोग थे जिनको ये बात पसंद नहीं थी। कौन थे वो? जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, जो इतने सालों से लैविश लाइफ जी रहे थे, करप्टेड जितने लीडर्स थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्हें ये चीज़ उन्होंने मानी नहीं। क्या करा उन्होंने? अ कूप टुक प्लेस इन 1991, एक मिलिट्री कूप टुक प्लेस। मिलिट्री कूप क्या होता है? तख्ता पलट जैसे होता था ना पुराने ज़माने में, उसको कहते हैं कूप। यानी कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको हटा के एक मिलिट्री लीडर आके उसकी जगह ले लेता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, जैसे परवेज मुशर्रफ आ गए थे, वो मिलिट्री कूप था। ठीक है, तो वैसे ही मिलिट्री कूप आता है 1991 के अंदर। कौन करता है? एनकरेज बाय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के एनकरेज करती है मिलिट्री को कि आप आके कमान संभाल लो सोवियत यूनियन की, और गोर्बाचोव को हटा दिया जाता है। बेचारा गोर्बाचोव जिसने इतना सब कुछ सोचा, रिफॉर्म लेकर आया, उसी जिसने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी, उसे ही मिलिट्री कूप के द्वारा हटा दिया जाता है। अब जब मिलिट्री रूल करने के लिए आती है, वही पुराने स्टाइल में, वही ओल्ड स्कूल में, तो किसी भी जो लोग थी आम जनता, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया तो कोई भी ओल्ड ट्रेडिशंस की तरफ नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि जब कूप टुक प्लेस होता है, मिलिट्री आती है, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर एक को ही डेमोक्रेसी चाहिए थी। अब एक नया हीरो हमारा इमर्ज होकर आता है जिसका नाम है बोरिस येल्त्सिन। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जब हमें चाहिए थी तो हमारे इतने सारे नेशनल हीरोज़ हैं, महात्मा गांधी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू, हमारे इतने सारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो ऐसे ही यूएसएसआर के एक नेशनल हीरो निकल कर आए। कौन थे वो? बोरिस
येल्स्टिन, ये एक नेशन के लीडर निकल के आए। इन्होंने पॉपुलर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा रशिया के अंदर हुए कुछ समय बाद और ये जीत गए। आपको मैंने बताया ही था कि रशिया तो सबसे डोमिनेंट कंट्री थी पूरे के पूरे सोवियत संघ की। तो इस समय पे जब बोरिस येल्स्टिन जीत जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं खुद को, और धीरे धीरे जो पावर होती है, पहले सारी पावर मेनली रशिया के पास थी 15 स्टेट्स में से, अब जो पावर होती है दैट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द यूरोपियनाइज्ड कंट्री, यानी कि जो सोवियत यूनियन की कंट्री जो यूरोप की तरफ पड़ती थी वहाँ पे पावर मूव होने लगती है। और ये वही कंट्रीज हैं जो कुछ समय पहले प्रोटेस्ट करके फ्रीडम मांग रही थी, ठीक है। तो दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद से जैसे ही पावर मूव होने लग गई, एक दिन ऐसा आता है, कब, दिसंबर 1991 के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्स्टिन। इस समय पे येल्स्टिन पॉपुलरली इलेक्ट हो गए लीडर बन चुके थे। दिसंबर 1991 के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस कह देते हैं कि सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुका है, सोवियत यूनियन इज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड, और हम लोग क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। दोबारा सुनो क्या होता है। दिसंबर 1991 के अंदर जब बोरिस येल्स्टिन जीत जाते हैं, उसके बाद दिसंबर 1991 के अंदर कौन कौन सी 3 स्टेट्स, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये कहती हैं सोवियत यूनियन खत्म, कम्युनिज्म खत्म, सोशलिस्टिक ब्लॉक खत्म, सेकेंड वर्ल्ड खत्म, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं एंड अब हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे। और जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो तो बहुत खुश हो गई, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही सोवियत यूनियन से अपना नाता तोड़ना चाह रही थी। जो खुश नहीं हुए वो कौन थे, दे वर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखो जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी सोवियत यूनियन के साइड, वो खुश नहीं थी, क्यों, बिकॉज दे वर इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज, इन्हें बहुत बेनिफिट होता था सोवियत यूनियन के अंदर है। ये नहीं चाहती थी कि इनका जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो, वो खत्म हो। तो व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है, जब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया, बैन कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया, दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन डिक्लेयर हो जाता है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस कह देता है यूएसएसआर खत्म, एंड इट वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल द कंट्रीज। अब जो ये कंट्रीज थी 15, ये तो बेचारी अलग अलग हो गई, इन बिना पेरेंट्स के रह गई, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो एक फॉर्मेशन बनी CIS, क्या बनी, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो सारी अलग अलग हो गई थी 15 कंट्रीज, इनको एक और नाम दे दिया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इनका फाउंडिंग मेंबर बन गया रशिया। अब ईस्ट यूरोप की कंट्री खुश है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन खुश है। जो नहीं खुश थी इस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन से, वो कौन थी, हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। नाउ अब क्या होगा, अब सुपर पावर तो खत्म, डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसए की साइड का टक्कर का देश तो खत्म हो गया। तो अब जो इतना मिलिट्री थी, इतनी सारी न्यूक्लियर वेपन जो उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे सोवियत यूनियन ने, वो कौन रखेगा। सोवियत यूनियन की जो सीट थी यूएन जनरल सेक्रेटरी में, यूएन जनरल काउंसिल के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन रखेगा, तो उसको रखा हमारे रशिया ने। अब रशिया सक्सेसर बन गया, जैसे एक राजा मरता है तो उसका बेटा उसकी जगह लेता है, तो सोवियत यूनियन मरा तो उसकी जगह किसने ली, रशिया ने इनहेरिट कर ली सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। रशिया ने सारी की सारी, अब जितनी ट्रीटीज वर्ल्ड के साथ पहले हमारा सोवियत यूनियन साइन करता था, अब वो रशिया करेगी। और अब रशिया ही एक ऐसी स्टेट थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। सिर्फ रशिया, 15 में से सिर्फ रशिया को हक मिला सारे के सारे, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखने का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस समय पे भी रशिया कितना पावरफुल होगा, वो सब न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी उनके पास है। एंड ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड, और जो ओल्ड सोवियत यूनियन था, पुराना सोवियत यूनियन मर गया और उसको बरी कर दिया गया। तो अब यहाँ हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का। अब हम एक डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे रीजंस व्हाई डिड सोवियत यूनियन। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आपको एग्जाम में लिखने को आएगा ये क्वेश्चन में, व्हाट वर द यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो। खाली गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स नहीं थे, और भी बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से सोवियत यूनियन खत्म हुआ। फर्स्ट चीज़ क्या थी कि इंटरनल वीकनेस थी और लैक ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स था। वीकनेस क्या थी कि किसी भी लोगों को कोई हक ही नहीं था बोलने का। सेकेंडली बहुत ज़्यादा करप्शन था, डिटेल में अभी आगे ये पढ़ाऊंगी। एंड नो फ्रीडम एंड राइट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई आपको कमरे में बंद कर दे विद ऑल द लैविश थिंग्स बट स्टिल आपको बाहर जाना होगा, तो वही था कि लोग, अब 70 सालों तक सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल करा, अब एक टाइम आया जब लोगों को फ्रीडम चाहिए था। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, इकोनॉमी
इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स। पहले तो सब सही था, बट जब 1970s में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया तो लोगों की लाइफ और बुरी हो गई एंड दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि अब सोवियत यूनियन, जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आई, जो सोवियत यूनियन के लोग थे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया अबाउट द सिस्टम। उन्होंने सोशलिज्म का जो सिस्टम था उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। सोशलिज्म जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब कि लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। अब जो कैपिटलिज्म है वो प्राइवेट ओनरशिप पे चलता है, उसमें प्रॉफिट होता है, बट सोशलिज्म में तो वेलफेयर ऑफ पीपल है। और जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया तो जो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़, फ्री में पढ़ाई, फ्री में खाना पीना, सब्सिडीज़ मिल रही थी, वो सब बंद हो गई थी। तो एट दैट टाइम लोगों को लगने लगा कि भैया कहाँ से बेटर है हमारा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मेन रीज़न ऑफ वीक एंड स्टैग्नेट इकोनॉमी। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा सोवियत यूनियन, इनके पास मशीन भी थी, हर एक फैक्ट्री थी इनके पास, दे वर सो एडवांस्ड, हमने बताया सुपर पावर थी। तो ऐसा क्या हुआ जो इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई? तो सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या था कि न्यूक्लियर और मिलिट्री के ऊपर जो ये खर्चा करते थे, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, इन्होंने इनका बजट ओवरफ्लो हो गया, इसलिए इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई। दूसरी चीज़, इन्होंने सैटेलाइट स्टेट बनाई थी ईस्ट यूरोप के अंदर, तो उसका बहुत खर्चा होता था, इसलिए इकोनॉमी स्टैग्नेट होगी। ऊपर से हर थोड़े दिनों बाद इनका कोई ना कोई वॉर हो रहा था, अलायंस सिस्टम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लोगों ने क्यों कहा कि हमें अलग होना है, सबसे पहले किसने कहा था? ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स ने। क्यों? क्योंकि वो जो सेंट्रल एशिया की गरीब देश थे, जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। एंड मेन रीज़न ये था कि जो सिटीजन्स थे वो अब एक्टिव हो गए थे। उनको दिखने लगा था कि जो वेस्टर्न लोग हैं, जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, जो यूएसए वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो बहुत बेटर जीवन जी रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देम। तो इसलिए उन्होंने कहा दैट दे वांट द डिसइंटीग्रेशन। और सालों से, जब से सोवियत यूनियन बना था, तब से उनको ये दिखाया जाता था कि दे आर बेटर देन द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, वो यूएसए से बेटर है। और जब उन्होंने आंखों के सामने रियलिटी देखी तो दे वर शॉक्ड। और तभी आपकी बुक में वर्ड लिखा है पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। जब उन्हें अपनी खुद की रियलिटी पता चली तो उनको शॉक हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या थी? पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। पॉलिटिकल स्टैग्नेशन भी थी, क्या थी कि 70 सालों तक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल करा था। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड। जो आम जनता थी वो कुछ भी नहीं कह सकती थी सरकार को। अब आप टीवी खोल के देखो, कोई कुछ कह रहा है सरकार ये करे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारे क्या डेमोक्रेसी, हम कुछ भी कह सकते हैं। बट वहाँ पे क्या था कि ऑर्डिनरी पीपल का तो कोई से ही नहीं था। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑल नो वी लिव इन इंडिया, हमें पता है स्लो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, करप्शन क्या होता है, और इनेबिलिटी ऑफ करेक्शन, यानी कि अगर कोई गलती कर भी दी सरकार ने तो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जिसका जो मन है सरकार का वो करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहे वो कर सकती है, कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पार्टी के ब्यूरोक्रेटिक थे, यानी कि जो पार्टी के लीडर्स थे, वो हर समय पार्टी करते रहते थे। दैट मीन्स उनको सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, वो अमीर अमीर घर में रहते थे, मजे में रहते थे। और जो आम जनता थी वो बिल्कुल ही मीडियोकर लाइफ जीती थी। तो एक टाइम आया जब लोगों ने कहा कि रेवोल्यूशन तो होगा। तो दीज वर द मेन रीजंस ऑफ द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स ने ये सब कुछ बदलने का प्रॉमिस करा था। ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से हमारा डिसइंटीग्रेशन हुआ। बट जो गॉर्बेचोव है, मिशेल गॉर्बेचोव, उसने अपने रिफॉर्म्स में इन्हीं सब चीज़ों को चेंज लाने का करा। अब एक बार डिस्कस करते हैं गॉर्बेचोव ने अपने रिफॉर्म्स में क्या क्या करा था। गॉर्बेचोव ने अपने रिफॉर्म में कहा था कि मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा और मैं जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है उसको हटाऊंगा। फिर भी ऐसा क्या हुआ, जो गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स वर्क नहीं करे। तो उसका रीज़न हमारी बुक में साफ साफ बताया गया है कि जो गॉर्बेचोव के रिफॉर्म है उन्होंने सिस्टम को लूज कर दिया, यानी कि उसने जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने ला के रख दी। और जब लोगों के सामने सच्चाई आई तो वो गुस्सा हो गए एंड बहुत जल्दी से डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस की तरफ मूव कर गए। यहाँ मैंने लिखा है हिज रिफॉर्म लूजन द सिस्टम एंड सेट द मोशन फोर्सेज, यानी कि लोगों को जब सच्चाई पता चली तो सिचुएशन सोवियत यूनियन पार्टी के जो कम्युनिस्ट पार्टी उन लोगों के हाथ से निकल गई एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। अब कंट्रोल करना बस की नहीं था उनके एंड डिसइंटीग्रेशन हमारा हो गया। तो कहा जाता है, दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गॉर्बेचोव जो है, यहाँ मैंने लिखा है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, टेल द क्रिटिक्स ऑफ द गॉर्बेचोव रिफॉर्म। कुछ लोग कहते हैं गॉर्बेचोव ने बहुत धीरे काम करा, वो रिफॉर्म्स को बहुत स्लोली लेकर जा रहा था, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि जो गॉर्बेचोव है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे जिनकी सत्ता उनके हाथ से खिंची चली जा रही थी, वो लोग कहते थे कि गॉर्बेचोव बहुत जल्दी काम करा था, गॉर्बेचोव वॉज मूविंग टू फास्ट और वो इतनी जल्दी रिफॉर्म्स आ रहा था, उसे स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स आने चाहिए तो डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। और जो
नॉर्मल पीपल थे वो कहते थे कि गॉर्बेचॉव बहुत स्लो चल रहा है। तो इस तसल के बीच में कोई कह रहा है स्लो चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, तो इस टग ऑफ वॉर, आपकी बुक में लिखा है, इस टग ऑफ वॉर के बीच में जो गॉर्बेचॉव है वो दोनों ही सपोर्ट खो देता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट खो देता है और वो जो पब्लिक ओपिनियन है, जो नॉर्मल जनता थी जो गॉर्बेचॉव के साथ थी एक टाइम पे, उनका भी हक खो देता है। एंड एट द एंड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो बेचारा गॉर्बेचॉव जो रिफॉर्म्स लेकर आया, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, वो सब उसका फेल हो जाता है। ओके, सो दीज वर ऑल द रीजन जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या था? इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई। दूसरा पॉलिटिकल स्टैग्नेशन था। थर्ड गॉर्बेचॉव के रिफॉर्म्स। फोर्थ नेशनलिस्टिक डिजायर, लोगों के मन में फीलिंग आ गई थी कि उन्हें अब अपनी नेशन के रखना है, यूएसएसआर से अलग हो रहा है। एंड लास्ट क्या थी कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो गरीब सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। तो दीज वर ऑल द डिसइंटीग्रेशन रीजंस और ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे नोट्स में मिल जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या हुआ। अब पहले क्या था? हमारी दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए एक यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो यूएसएसआर था वो टूट गया। अब जो एक ही सुपर पावर बच गई थी हमारे पास, कौन सी? यूएसए। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है? एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ हमारे डिसइंटीग्रेशन का? सबसे पहला क्या है? सबसे आप लॉजिक बात है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, बायोपोलैरिटी खत्म हुई, तो क्या हो गया? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट जो चल रहा था कौन सी बेटर है, तो उसका भी आंसर मिल गया कि ऑब्वियस है कैपिटलिज्म बेटर है, सोशलिज्म हार गई। सेकेंड चीज क्या हो गई? एंड ऑफ आर्म्स रेस। ये जो इतनी मिलिट्री इकट्ठी कर रहे थे, इतने अलायंस बना रहे थे, वो चीज भी खत्म हो गई। एंड थर्ड क्या था? एक नई पीस एस्टैब्लिश हो गई, लोगों को आराम मिल गया, भैया ठीक है अब ना हो रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर, अब आराम से बैठ जाओ। अब क्या है कि अब खाली एक ही सुपर पावर रह गई है जिसका नाम है यूएसए। सेकेंड क्या था कि पावर रिलेशन चेंज हो गया था। पहले पावर क्या थी? एक सुपर पावर हो गई यूएसए, दूसरी पावर होगी यूएसएसआर। अब क्या हो गया? अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन बनने लग गया कि अब क्या हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहेंगे, यानी कि जब एक ही सुपर पावर है, या फिर और भी बहुत सारी पावर्स निकल के आ जाएंगी। उस चीज को क्या कहते हैं? मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो क्वेश्चन आ गया था दैट ईदर वी विल लिव इन यूनिपोलर वर्ल्ड और वी विल लिव इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यूनिपोलर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जब एक ही सुपर पावर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ये होता है जैसे कि अब आपने देखा है चाइना बहुत राइज हो रहा है, ब्रिटेन बहुत राइज हो रहा है, फ्रांस बहुत एक डेवलप्ड देश है, तो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड वाली सिचुएशन होती है जिसमें काफ़ी सारे देश एक दूसरे की टक्कर के होते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया था डिसइंटीग्रेशन के बाद कि अब क्या होगा, यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। और क्या हो रहा था, बट एट द एंड वी सॉ दैट यूएस हेजीमोनी, हमारे सामने क्या रिजल्ट आया, यूएस हेजीमोनी। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो डिलीट हो गया है, क्या रिजल्ट आया हमारे सामने, यूएस हेजीमोनी। एक यूएस ही सुपर पावर बन गई थी और एक दो इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक काफ़ी सारे जितने ये देश डिसइंटीग्रेट हुए थे ना, 15 देश, अब इनकी इकोनॉमी कौन संभालेगा, इनकी सरकारें तो गिर गई। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आए, इन्होंने इनको संभाला। और बिल्कुल ही अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या हालत हुई थी इन सारे देशों की आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। ओके, और इन सब देशों ने सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपना लिया था। तो मेन कॉज ऑफ आप कह सकते हो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में अब क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। थर्ड चीज क्या हुई, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। वी ऑल नो दैट अब ये जो 15 स्टेट यूएसएसआर बना रखी थी, अब ये सब तो अलग अलग हो गई, तो नए कंट्रीज बन के आई। पॉलिटिकल में हम क्या बोलते हैं, स्टेट, बट एक्चुअली ये क्या होती है, कंट्रीज। अब वो सारी कंट्रीज के पास अपनी अपनी चॉइसेस थी, अपनी अपनी एस्पिरेशंस थे। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया की मर्जी है, इंडिया जो मर्जी करे, तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज अलग हो गई थी। कुछ कंट्रीज थी वो अभी भी नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी, कुछ यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी। मेनली जो सेंट्रल एशियन थी उन्हें अभी भी रशिया के साथ रहना था, जो गरीब वाली मैंने आपको बताई हैं। कुछ को यूएसए के साथ, कुछ को चाइना के साथ जाना था। तो एक बिल्कुल ही नया सिचुएशन आ गई थी वर्ल्ड के सामने, और इन सब 15 कंट्रीज को अपनी न्यू आइडेंटिटी ढूंढनी थी, इनके अपने न्यू रोल्स थे, एंड इनके सामने बहुत सारी नई नई डिफिकल्टीज थी। तो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। क्या था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, पावर रिलेशन चेंज हो गए, यूनिपोलर वर्ल्ड में हम एंटर कर गए, एंड थर्ड क्या था, बहुत सारी नई कंट्रीज आ गई। आपके वर्ल्ड मैप के ऊपर बहुत सारी नई कंट्रीज इमर्ज हो गई। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। अब ये शॉक थेरेपी नया सा वर्ड हमारे सामने आया है, ये क्या है एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम क्या है। तो शॉक थेरेपी है एक ट्रांजिशन, एक फेज से दूसरे फेज में जाने का, एक
तरीके से दूसरे तरीके में जाने को इन्होंने शॉक थेरेपी बोला। वो क्या था, जब सोशलिज्म खत्म हुआ, जब ये इतनी सारी कंट्रीज थी यूएसएसआर की, इनमें सोशलिज्म से जब कैपिटलिज्म की तरफ मूव करा, जब वेलफेयर से प्राइवेट ओनरशिप की तरफ मूव करा, तो उस चीज़ को, उस ट्रांजिशन को बोला गया शॉक थेरेपी। और ये ट्रांजिशन अच्छा नहीं हुआ, यानी कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, इसलिए इसको क्या बोला गया, शॉक थेरेपी। ठीक है। और पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम कौन से, ये जो 15 देश थे हमारे जो सोवियत यूनियन के थे, अब ये बाहर आ गए थे सोवियत यूनियन से, अब इन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ दिया, तो इसलिए इनको क्या गया है, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। अब ये लिबरल डेमोक्रेसी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो एक बार शॉक थेरेपी की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। जो ट्रांजिशन प्रोसेस था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म को, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था कहाँ पे अडॉप्ट हुआ था, वी ऑल नो रशिया में हुआ होगा, और जितनी भी हमारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, वहाँ पे ये हुआ था। अब किसने संभाला इन सब कंट्रीज को, अब इनकी तो सरकारें गिर गई, अब कौन संभालेगा इनको, तो इनको संभाला वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने, और इस चीज़ को शॉक थेरेपी बोला गया। ओके, ईच कंट्री वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। हर कंट्री को कह दिया था कि अब कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, सब कुछ टोटल कैपिटलिज्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में हो जाएगी। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज थी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, वो सब बिकेंगी, उन सबको ख़त्म किया जाएगा और सब कुछ बेच के प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या हुई, रूटिंग आउट अर्लियर स्ट्रक्चर्स। वही मतलब मेरा है, जो जितने पुराने स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी पुराना था वो नहीं चलेगा, सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया जाएगा। फ्री ट्रेड रिजाइम्स यहाँ पे लॉन्च हुई। फ्री ट्रेड रिजाइम्स मतलब कि बाकी कंट्रीज़ के साथ ही अब अपनी मर्जी से फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, बाहर से कंपनियाँ आने लगी और इन सब पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग गई। और क्या इन्होंने करा, वर्ल्ड बैंक और इन्होंने डी रेगुलेट करी वहाँ की करेंसी, यानी कि उनकी करेंसी की वैल्यू कम हुई और उनकी जो करेंसी थी उनको कंट्रोल भी करा। अभी आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में, अभी शॉक थेरेपी में आपको बता दिया है करेंसी डी रेगुलेट करी, अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में हम पढ़ेंगे करेंसी डी रेगुलेशन से क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, और क्या हुआ, ब्रेकिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस। अब देखो, जो हमारा सुपर पावर रशिया था, यानी कि जो सोवियत यूनियन था, ये इतनी सारी कंट्रीज से ट्रेड करता होगा, इसके अपने ट्रेड रूट्स थे और इसके अपने ट्रेड अलायंसेस बने हुए थे, उन सबको हमारे वर्ल्ड बैंक और IMF ने ख़त्म कर दिया कि अब जो पहले ट्रेड अलायंसेस थे वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म, अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। ऑल स्टेट्स वर लिंक टू द वेस्ट। जितनी भी स्टेट्स थी, जितनी भी कंट्रियाँ निकली बाहर USSR से, उन सबको वेस्ट से जोड़ दिया। और जो वेस्टर्न इकोनॉमी थी, दे बिकेम देयर लीडर एंड द गाइड। अब जो USA हो गया और जितनी भी वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज थी वो अब इनकी दादा बन गई थी, अब वो इन्हें सिखाएंगी कि क्या करना है। सो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड शॉक थेरेपी। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर में क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। अब पढ़ेंगे हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी, दैट शॉक थेरेपी के आने से क्या हुआ, बेचारे रशिया की और बाकी कंट्रीज की क्या हालत हो गई थी। लेट्स स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। तो देखो, पहले ही बता देती हूँ कि शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बुरा था। शुरुआत में जब लोगों ने फ्रीडम मांगा तो उन्हें लगा कि वो USA की तरह डेवलप्ड हो जाएंगे, मज़े में रहेंगे, बट जो एक्चुअली में हुआ दैट वाज अ डिज़ास्टर। उन लोगों की लाइफ, जितनी मज़े में वो उस ज़माने में रहते थे, जैसे उन्हें सब्सिडी मिलती थी, उन्हें स्कूल फ्री मिलता था, एजुकेशन मिलती थी, उनके सर पे हाथ था अपनी गवर्नमेंट का। अब जब वो गवर्नमेंट चली गई ना, और जब भी USA के IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनको संभाला, तो उन्होंने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी की पूरी 15 स्टेट्स को। अब हम सोवियत यूनियन नहीं बोलेंगे। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो देखो क्या हुआ, जो शॉक थेरेपी हुई 1919 में, उसने सारे प्रोमिसेस को शैटर कर दिया। ये जो उनको लग रहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म आएगा तो हमारी तरक्की होगी, तो वो प्रॉमिस शैटर हो गया। इट ब्रॉट रुइंस टू द इकोनॉमी। वी विल स्टडी दैट इकोनॉमी की क्या हालत हो गई थी ड्यू टू द शॉक थेरेपी, एंड इट बिकेम अ डिजास्टर अपॉन द पीपल। इसकी वजह से लोगों के ऊपर डिजास्टर आ गया। ओके, ये क्या हुआ, सबसे पहली चीज क्या हुई सब बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले जो स्टेट की लार्जेस्ट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री थी, मैंने बताया था कि सोवियत यूनियन के अंदर सेफ्टी पिन से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बनता था, तो वो जो सब इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट के नाम पे थी। अब उनको बेचना पड़ा, क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का होगा। लोगों को कूपन दिए गए, वाउचर्स दिए गए कि आप जाओ, बोली लगती है। हमने तो आजकल INCTV पे इतने सारे शोज आते हैं बोली लगने वाले, ऑक्शन वाले, हमने कई बार देखे हैं काफी सारे, तो हमें पता है ऑक्शन जैसे होता है। तो ऑक्शन लगी सारी की सारी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री
कि लोगों को वाउचर दे दिए, आम जनता को वाउचर दे दिए, जाओ आप तुम्हारे पे पैसा है तो जाके इंडस्ट्री खरीद लो। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का जमाना आ गया था। तो कैन यू इमेजिन, क्या उस जमाने में सब लोग बेसिक नेसेसिटीज पे जी रहे थे? तो क्या किसी के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपनी इंडस्ट्री खरीद सके? नहीं। तो क्या हुआ उस जमाने में, उस समय जो ये हुआ, 90% ऑफ द स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री वर पुट अप टू सेल। 90% जितनी इंडस्ट्री थी स्टेट की, उन्हें सेल पे लगा दिया गया। जैसे कपड़ों की सेल लगती है ना, एंड ऑफ सीजन सेल, वैसे ही। और वो गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू नहीं हुआ कि कोई मिनिमम अमाउंट रख दी, कुछ भी नहीं। इट वॉज ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड। मार्केट फोर्सेस पे मतलब होता है कि वो कितनी भी सस्ती में बिके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आप कह सकते हो कि इट वाज नोन एज द लार्जेस्ट गैराज सेल। लार्जेस्ट गैराज सेल क्यों कहा गया? इतनी महंगी महंगी इंडस्ट्री, जो इतने सालों से उनके ऊपर इतने एसेट्स, उनके अंदर इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्री को कोड़ी के भाव बेच दिया गया। ठीक है, तो यही हुआ हमारे रशिया के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर, कि जो वैल्यूएबल जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको सड़े हुए भाव पे बेच दिया। तो यहाँ लिखा है वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वॉज सोल्ड एट द थ्रोन अवे प्राइसेस। और जो वाउचर्स मिले थे बेचारी आम जनता को, उन्होंने उन वाउचर्स का क्या करा? उन्होंने उन्हें ब्लैक में बेच दिया बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों, जिससे वो जाके उसे खरीद ले। और उन्होंने वाउचर्स ब्लैक में क्यों बेचे? उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसे बेच के उन्होंने अपनी रोटी खाई। ओके, सेकेंड चीज, रूबल। रूबल रशियन करेंसी थी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। आपको पता होगा डीरेगुलेशन ऑफ करेंसी का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई हो जाती है बहुत ज्यादा। इतनी महंगाई हो गई कि लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो गई, और कलेक्टिव फार्म का सिस्टम खत्म हो गया। पहले कलेक्टिव फार्म थे, लोग एक फार्म पे इकट्ठा काम करते थे और आपस में बांट लेते थे। कलेक्टिव फार्म खत्म हो गया तो फूड की भी शॉर्टेज हो गई रशिया के अंदर। अब फूड भी उन्हें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ा और उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिक प्रेशर आ गया। नेक्स्ट चीज क्या हुई? जब रियल जीडीपी कैलकुलेट हुई। इकोनॉमिक्स के बच्चों को जीडीपी पता है? नहीं, जिन बच्चों को नहीं पता तो बस ये याद रख कर लो, जीडीपी जो जीडीपी थी वो 1999 में जितनी थी ना, वो 1989 का 10% कम थी। यानी कि जो 1989 क्या होता है, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो रशिया की जीडीपी का क्या हुआ? जो 1989 में थी, 1999 में उसकी भी 10% कम थी। नेक्स्ट चीज क्या हुई? अब हमें पता चल गया कि जो ओल्ड सिस्टम वो सोशल वेलफेयर था वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुका था। जो सर पे हाथ था गवर्नमेंट का, जो वो सब कुछ करती थी, वो वाला सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो गया था और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था लोगों के पास। लोगों ने तब तो बड़ी जोरों शोरों में कह दिया हटाओ हटाओ, इसको हटाओ, कम्युनिस्ट पार्टी को हटाओ, बट उन्हें ये नहीं पता था कि बाद में उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचेगा। तो क्या हुआ? सब्सिडीज खत्म हो गई और जितनी भी सोसाइटी थी, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो पुअर हो गई। अब हमें मेनली इंडिया में सब्सिडीज किसको मिलती है? किसानों को मिलती है, सीड्स के लिए, गैस सिलेंडर पे मिलती है। वहां पे उस समय पे हर चीज पे सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी हटी तो आधे से ज्यादा लोग गरीब हो गए। मिडिल क्लास आदमी पुअर बन गया और जो इंटेलिजेंट एकेडमिक और थोड़े अमीर लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला। वो रशिया और इन सब कंट्रीज को छोड़ के माइग्रेट कर गए बेटर कंट्रीज पे, जिस पे पैसा था वो माइग्रेट कर गया। और क्या हुआ? माफिया इमर्ज हो गया। वी ऑल नो मॉस्को माफिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, तो हम सबको माफिया के बारे में तो पता है। अभी अमेजॉन प्राइम की एक सीरीज आई थी मेक माफिया, उसमें हमें पूरा रशिया का माफिया सिस्टम बताया गया है। तो इफ यू हैव सीन यू नो, तो माफिया वहां इमर्ज हो गया। एंड सेकेंड क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आने लगी, यानी कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। रशिया के अंदर पॉपुलेशन डिवाइड हो गई बिटवीन एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर। कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही रिच हो गए और कुछ बिल्कुल ही पुअर हो गए। अब पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमी का इफेक्ट तो हमने देख लिया शॉक थेरेपी का। पॉलिटिक्स क्या हुआ? शॉक थेरेपी जब लगी हमारी, जब ट्रांजिशन हुआ तो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। अब आप इंडिया को देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतने साल लग गए। सारे के सारे हमारे नेशनल लीडर्स ने इतना कुछ करा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इन्होंने जल्दीबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी और उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एक्सट्रीम राइट्स दे दिए। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था उसको बहुत ही पावरफुल बना दिया। तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल दिया हुआ है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का। ये सोवियत यूनियन के अंदर की पहले स्टेट्स थी, कंट्री थी। तो इन प्रेसिडेंट्स ने क्या करा? 10 साल के लिए इलेक्ट हुए। ये जब एक बार फर्स्ट इलेक्शन में जीत के, अगली बार इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि हम फिर से 10 साल के इलेक्ट हो रहे। तो आप समझो कि एक प्रेसिडेंट 20 साल तक पावर में रहा, तो इसका मतलब इट्स अ कंप्लीट करप्शन। तो क्या वहां के लोग खुश थे उस समय पे? नो।
सेकेंड चीज़ क्या हुई कि 2000 के बाद इनकी जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी थोड़ी रिवाइव होने लग गई थी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब प्रेसिडेंट ने अपना टाइम पीरियड आगे बढ़ा लिया। आप कहोगे कि जुडिशरी ने कुछ क्यों नहीं करा, हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ क्यों नहीं करा, तो उसका रीज़न ये था कि इनकी सुप्रीम कोर्ट अभी बनी ही नहीं थी, बेचारे अभी प्रोसेस में थे। पहले तो खाली कम्युनिस्ट पार्टी थी, वही सब कुछ कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन जल्दीबाजी में बना दी, जुडिशरी अभी इनके पास थी ही नहीं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, और ये हमेशा 6 मार्क क्वेश्चन में आता है। मेरे इंस्टाग्राम नोट्स पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, 2000 के बाद इनकी इकॉनमी रिवाइव हुई। रिवाइव कैसे हुई, लेट्स सी कि रशिया के अंदर देखो ऑयल है और 3-4 कंट्रीज़ का नाम बता रखा है, उन्होंने ऑयल और नेचुरल गैस और मिनरल्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, तो इनके पास पैसा आने लगा, तो थोड़ी इकॉनमी रिवाइव हो गई। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गया। और जो बाकी कंट्रीज़ थी उनकी इकॉनमी क्यों रिवाइव हुई, क्योंकि ऑयल की पाइपलाइन और नेचुरल गैस की पाइपलाइन में से मूव करके जा रही थी, तो उन्हें उसका रेंट मिलता था, तो उससे इनकी इकॉनमी रिवाइव होने लग गई। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई और 2000 के बाद थोड़ी थोड़ी इकॉनमी राइज होनी शुरू हुई। तो यहाँ 1991 से 2000, तो 10 साल का पीरियड लगा हमारा इन कंट्रीज़ को थोड़ा संभलने के लिए। सो विद दिस हमारा ओके, सो विद दिस अभी ये चैप्टर में क्या ओके, तो आगे के जो 2 पार्ट हैं जिसमें मैं यूएस हेजेमोनी वाला जो यूनिपोलर वर्ल्ड और गल्फ वॉर है और अपस्प्रिंग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। बिकॉज गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बच्चों का कंसंट्रेशन हट जाता है। जो 3 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 लिंक है, उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में मैंने सोचा था ऐड करूँगी, बट बहुत लंबी हो गई है इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ। तो वो 3 टॉपिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उनसे जाके आप नया सिलेबस पढ़ लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, हर एक नए चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल पर डल जाएगी। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।